प्रिय विद्यार्थियों, अपने पाठ्यक्रम में से सिर्फ पहले पाठ की बात करें तो मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश, ये तीन ही वंश है पहले पाठ में। बाकी इन सबको हटा दिया गया है। सबसे पहले है मौर्य वंश। मौर्य वंश अपने इतिहास का सबसे अहम पाठ है और इस वंश की स्थापना की बात करें तो 326 ईसा पूर्व है। यानी ईसा से 326 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसकी सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। तो अपना पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? यानी 326 ईसा पूर्व है। ध्यान रखना है, ईसा पूर्व का मतलब है ईसा से 326 साल पहले। ये नहीं है कि आप 326 ईस्वी लिख दो। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको लिखना है कौटिल्य चाणक्य। और क्वेश्चन तो चौथा भी बन रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना कौन से शासक को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने की? तो इसका उत्तर है नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश उस समय के जितने भी रियासतें थी, जितने भी शासन थे, उनमें सबसे बड़ा शासन था। अब सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका कार्यकाल की बात करें तो 300, कई किताबों में 326 से 298 ईसा पूर्व बताते हैं और कईयों में 322 से 298 ईसा पूर्व बताते हैं। अब यहाँ आपको ये भी देखना होगा कि जो इनका शासनकाल है वो घट रहा है। इसका मतलब ये मत सोचना कि 298 कम क्यों हो रहा है, वो तो अपने आप ही कम होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और लगभग 25 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष। अब उसके काल की बात करें तो उसकी महत्वपूर्ण विजयों की बात करें तो उसने 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन शासक जो यूनान, जिसका वर्तमान नाम ग्रीस है, उसके शासक सेल्यूकस को हराया। यूनान उस समय एक शक्तिशाली देश होता था। उसके शासक सेल्यूकस निकेटर को उसने पराजित किया और 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध जीता उसने, उसकी महत्वपूर्ण जो संधि थी उसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से तय किया। यानी भारत का प्रथम राजा जिसने विदेशी राजकुमारी के साथ विवाह किया वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और सेल्यूकस ने 500 हाथी देना भी निश्चित किया। किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके अलावा उसने अपना एक राजदूत नियुक्त किया जिसका नाम है मेगस्थनीज। प्रथम, जो आजकल राजदूतों की बात करते हैं, तो प्रथम भारत में विदेशी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। कई बार प्रश्न आता है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कई बार क्वेश्चन आता है कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त के जो साम्राज्य हैं उसकी बात करें तो उसका साम्राज्य अफगानिस्तान के काबुल से लेकर, जो अफगानिस्तान के जो छोटे छोटे राज्य हैं, काबुल जो राजधानी है अफगानिस्तान की,
वहाँ से लेकर हेरात, कंधार, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, पंजाब जो आधा वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा भारत में है, और गंगा यमुना का मैदान जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र, ये उसके साम्राज्य में शामिल था। तो कई बार क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितना बड़ा था या कहाँ से लेके कहाँ तक था। तो आपको उत्तर देना है अफगानिस्तान के काबुल से लेके कंधार, हेरात, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत, इसके अलावा गंगा यमुना का मैदान जो सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक और इधर गुजरात तक उसका साम्राज्य था। और उसके काल में बात करें तो दो तमिल ग्रंथों की रचना हुई, इसका नाम है एहनानूर और मुन्नानूर। 298 ईस्वी पूर्व आके यानी अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और जैन जो गुरु था, जैन धार्मिक गुरु था जिसका नाम भद्रभाव था, उससे उसने दीक्षा ली। तो क्वेश्चन कई बार आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कब किया और किससे दीक्षा ली? तो आपको बताना है भद्रभाव से 298 ईसा पूर्व। और अंत में उसने 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जिसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। शासनकाल है 298 से 272, यानी उल्टा चल रहा है, ईसा पूर्व है। लगभग 25-26 साल इसने भी शासन किया। बिंदुसार नाम से पता चलता है इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि इसके माथे के ऊपर एक बिंदु का निशान था जन्म से ही, जिसके कारण इसका नाम क्या था? बिंदुसार। अब इसमें पहला क्वेश्चन बढ़ता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको बताना है बिंदुसार। फिर कहते हैं यूनानी, क्योंकि यूनान को उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था और अपना एक राजदूत नियुक्त किया था यूनान के राजा ने, मेगस्थनीज को। तो यूनानी जितने भी विद्वान आए, लेखक आए, उन्होंने बिंदुसार को क्या उपाधि दी? एमिथ्रोचेट्स। कौन सी उपाधि दी? एमिथ्रोचेट्स। इसके अलावा बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है। यानी ये बिंदुसार को जो उपाधियां दी गई हैं, जैन जो ग्रंथ है उसमें उसको सिंह के समान माना गया है। किसको? बिंदुसार को। उसने भी अपने शासन को खूब बढ़ाया। बिंदुसार की बात करें तो इसका जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि बिंदुसार का शासनकाल पूछते हैं कब से कब तक हुआ? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। इसके अलावा बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह। और ये कहाँ है? तक्षशिला में। जो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर उसने 2 विद्रोह है, जिसका दमन करने के लिए उसने अपने बेटे अशोक और एक और बेटा था उसका सुसीम, उसको भेजा गया। और अशोक ने उस विद्रोह को बड़ी कुशलतापूर्वक दबा दिया गया, उस विद्रोह को। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिंदुसार के राज दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो आपको बताना है डाइमेक्स। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा विदेशी राजदूत आया? तो बात करना है आपको मेगस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन बनता है बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा विदेशी राजदूत आया? तो आपको आंसर देना है डाइमेक्स।
उस समय जो यूनान का राजा था उसका नाम था एंटियोक्स प्रथम। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य के सामने जो लड़ाई की थी यूनान के राजा ने, उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर, जिसने बाद में अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और दूसरा क्वेश्चन आता है, बिंदुसार के समय यूनान का राजा कौन था? एंटियोकस प्रथम, जिसने अपना राजदूत डाइमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये इतना है बिंदुसार। मौर्य वंश के दो प्रसिद्ध शासक हो गए, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है बिंदुसार। तीसरा जो शासक है, जो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, और जिसका नाम है अशोक। आपने अशोक स्तंभ पढ़ा होगा, इसके अलावा अशोक चक्र पढ़ा होगा। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके शासन की बात करें तो ये किसका उत्तराधिकारी था? ये बिंदुसार का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। अब अशोक का आप शासनकाल अगर अपन बात करें तो इसका शासनकाल माना जाता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। कई किताबों में आप देखोगे तो 269 से 232 भी बताया जाएगा आपको। हालांकि उसका शासनकाल मानते हैं तो अपन 269 से 272 ही है, 232 ही है, क्योंकि 272 से 269 यानी 3 साल तक अशोक ने अपने भाइयों के साथ युद्ध करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो मौर्य वंश का शासक बना था। ये 3 साल उसको युद्ध करने में लग गए अपने भाइयों के साथ। तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था मौर्य वंश का? अशोक। अब प्रश्न एक ये भी बनता है, कौन से अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो आपको बताना है मास्की और गुजरा के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब उसको कुछ उपाधियां दी गई हैं। देवना पीर्य और देवना पियदसी उपाधियां किसको दी गई? ये क्वेश्चन बन रहा है, तो उसका उत्तर देना है आपको अशोक को। कौन सी उपाधियां? देवनापीय और देवनापियदसी, ये उपाधियां किसको दी गई? अशोक को। विदिशा, एमपी में एक छोटा सा जिला है विदिशा, वहां की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ। और ये आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अशोक के साथ उसकी कौन सी रानी का वर्णन अभिलेखों में मिलता है? तो आपको बताना है कारुआ की। अशोक के साथ उसकी कौन सी रानी का वर्णन अभिलेखों में मिलता है? तो उसको आपको बताना है कारुआ की। अभिलेख अशोक ने लिखे थे, शिलालेख भी लिखे हैं जो पत्थरों पे लिखे हुए हैं, जो आज भी आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र में कई जगह पे इनके शिलालेख लिखे हुए हैं। अब अशोक की बात करें तो इसके शासनकाल में सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था उसको कहा गया है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व, यानी जब वो शासक बना था 269 ईसा पूर्व, उसके 8 साल बाद में कलिंग, जो उड़ीसा का एक जिला है, वहां पर युद्ध हुआ। और ये युद्ध इतना भयंकर था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कलिंग युद्ध में अशोक ने जो नरसंहार देखा, जब वो, हालांकि वो कलिंग युद्ध जीत चुका था, लेकिन युद्ध जीतने के बाद में जब वो युद्ध भूमि पर गया तो उसने जब असंख्य लोगों को मरा हुआ देखा या इसके अलावा घायलों को कराते हुए देखा, तो अशोक का मन पिघल गया और उसने अपने जीवन भर युद्ध छोड़ने की
ठान ली। उसके बाद में अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया और आगे का जो अपना जो शासनकाल था वो बिल्कुल शांति प्रिय रूप से उसने शासन किया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन दूसरा बनता है, कलिंग का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो आपको बताना है अशोक और कलिंग का शासक था खारवेल के बीच में। क्वेश्चन अगला आता है कि अशोक ने अपना जो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था, उसी तरह अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और किससे किससे दीक्षा ली? उपगुप्त से। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव से दीक्षा ली थी जैन धर्म की, और अशोक ने उपगुप्त से, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख उपासक था, उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक ने जिन 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, आजीविकों के निवास के लिए जिन 4 गुफाओं का निर्माण कराया, वो कौन सी गुफाएं थी? तो आपको उत्तर देना है सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। इसके बाद में इसकी बात करते हैं तो एक अभिलेख है रूमनदेवी का अभिलेख, जिसमें उसने अपनी भूमि की कर 1/4 से घटाकर 1/6 कर दी गई। यानी पहले भूमि कर ज़्यादा लगता था, लेकिन बाद में वो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में उसने अपने प्रजा के ऊपर भूमि कर 1/4 से घटा के कितना कर दिया? 1/6। इसके बाद बात करें तो अशोक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे? चोल, चेर, पांड्य और केरल, ये उसके पड़ोसी राज्य थे। अगला क्वेश्चन है धम। धम कई बार आता है कि अशोक का धम क्या था? आप धर्म, अशोक का धर्म नहीं है, ये धम है। धम का मतलब है प्रजा की भलाई के लिए जो अशोक ने कार्य करवाए, जो नैतिक उन्नति के लिए कार्य किए, वही अशोक का धम कहलाता है। यानी मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए अशोक ने जो जो कार्य करवाए, उसी को अशोक का क्या कहा गया है? धम कहा गया है। अगर आपको प्रश्न पूछते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि धम क्या है या अशोक का धम क्या है, तो आपको उत्तर देना है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के मन में प्राणियों के प्रति दया भाव की भावना आई, जिसने उसने सदा के लिए युद्धों को छोड़कर मनुष्य की भलाई के लिए अनेक प्रकार के कार्य करवाए, जैसे पानी की व्यवस्था करना, अस्पताल खुलवाना, या जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करवाना। यही सब क्या है? अशोक का धम है, जिसमें आप सत्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, दया, दान, दान यानी गरीब लोगों को दान करना, या जो साधु लोग हैं उनको दान करना आदि अशोक के धम में आता है। इसके अलावा प्राणियों की वध नहीं करना, पशुओं का भलाई के लिए कार्य करना, ये सब किस में आएगा? अशोक के धम में आएगा। और बात करें तो ब्राह्मणों, जो गुरु हैं, उनको दान देना, यानी अशोक ने सीधा साथ क्या है? अशोक ने हिंसा का जो रास्ता था या युद्ध का जो रास्ता है उसको छोड़कर प्राणियों के लिए या मनुष्यों के लिए, उनका नैतिक विकास के लिए जो जो कार्य करवाए या नैतिक उन्नति के लिए जो कार्य करवाए, जिसमें आपको बता सकते हो कि प्राणियों की हत्या नहीं करना, अस्पताल खुलवाना, ब्राह्मणों को दान देना और गरीब लोगों की सहायता करना आदि जो कार्य करवाए, वही अशोक का क्या है? धर्म है। बस इतने से 100 के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में अनुसंधान, ये कैसे कोई क्वेश्चन नहीं है। अभिलेख, अगला है अभिलेख।
अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसका प्रेरणा उसने ईरानी राजा दारा से मिली। ये प्रश्न कई बार आता है कि अशोक को अभिलेख के बारे में लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, या अपनी जनता को संबोधित करने के लिए अशोक ने जो अभिलेख लिखे उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आपको बताना है ईरानी शासक दारा से। किसे? दारा से। अगला ये भी है, अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। कई बार ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन से अशोक के कौन से अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। तो पाकिस्तान का जो पश्चिमी एरिया है जिसमें आपको बताना है मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, जो दो अभिलेख मिले हैं, मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के नज़दीक हैं, वो दो अभिलेख कौन सी लिपि में मिले? खरोष्टी लिपि में मिले हैं। तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको बताना है खरोष्टी। और नहीं, ब्राह्मी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि अशोक के कौन से अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको बताना है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख कौन सी लिपि के हैं? खरोष्टी लिपि में। यह प्रश्न बहुत बार आता है कि कौन से अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो आपको बताना है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? तो आपको उत्तर देना है जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। इसके अलावा आगे वाला जो पेरा है वो भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह अशोक ने देवनापिय की उपाधि धारण की, उसको देखकर श्रीलंका के राजा तिस्से ने भी देवनापिय की उपाधि धारण की। यानी अशोक के प्रभाव में आकर उसके समकालीन कौन से शासक ने देवनापिय की उपाधि धारण की? तो आपको बताना है श्रीलंका का शासक तिस्से। तो ये था अशोक। तो मौर्य काल में हालांकि राजा और भी थे, लेकिन जो 3 शासक बताए हैं उसमें कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। उसके काल की बात, महत्वपूर्ण बातें करें तो उसने नंदवंश के शासक गणानंद को हराया। और किसकी सहायता से हराया? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। नंदवंश का शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया वो कौन था? गणानंद था। बाद में उसने अपने शासन को कंधार के अलावा हेरात, काबुल, कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत, सिंध, गंगा यमुना का मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर गुजरात तक उसका शासन था। यानी बहुत ही बड़ा उसका शासन था। 305 ईसा पूर्व में उसकी महत्वपूर्ण विजय थी। किसको हराया उसने? यूनान के शासक सेल्यूकस निकोटर को। बाद में सेल्यूकस निकोटर के साथ संधि होती है। सेल्यूकस निकोटर कुछ क्षेत्र उसको चंद्रगुप्त मौर्य को देना निश्चित करता है। इसके अलावा 500 हाथी भी देना निश्चित करता है। और इसके साथ साथ अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तय करता है। और एक अपना राजदूत भेजता है जिसका नाम है मैक्सनीज। और मैक्सनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। यह था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। इसके अलावा उसके अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। कहाँ किया? कर्नाटक में किया। श्रवणबेगला एक स्थान है, श्रवणबेगला। और किससे उसने दीक्षा ली? भद्रभाव से। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। बिंदुसार का ज़्यादा कोई है नहीं। शासनकाल की बात करें तो 298 से 272। नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि उसके माथे पर बिंदी जैसा निशान था, इसके कारण उसका नाम बिंदुसार पड़ा। और उसके शासनकाल में भी विदेशी राजदूत आया जिसका नाम था डायमेक्स। और उस समय यूनान का शासक कौन था? एंटियोकस
प्रथम, और यूनानी लेखकों ने उसको एमित्रचेट्स कहा है। और उसके बाद में अशोक आता है, अपने 99 भाइयों की वध करके 269 ईसा पूर्व में शासक बना। और इसके काल की महत्वपूर्ण बात करें तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व है, यानी अपने शासक बनने के 8वें वर्ष में उसने कौन सा युद्ध किया? कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद में उसका मन बदल गया और उसने अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करने की ठान ली और अंत तक उसने युद्ध नहीं किया। हालांकि मौर्य वंश के पतन का ये भी एक प्रमुख कारण था। पतन क्यों हुआ? क्योंकि मौर्य वंश जो पहले एक युद्ध में विश्वास करते थे, आक्रामकता में विश्वास करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, जिसके कारण धीरे धीरे मौर्य वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। अशोक की बात करें तो उसके अभिलेख की बात करें तो उसने 13 अभिलेख लिखे। इसके अलावा अशोक ने धम हुआ, मैंने आपको बताया था पहले भी। धम क्या है? यानी अशोक ने युद्ध को छोड़कर प्रजा की भलाई के लिए या नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य करवाए, जिसमें आप बता सकते हो अस्पताल खुलवाना, गरीब लोगों की सहायता करना, बूढ़े लोगों की सहायता करना, गरीबों को दान देना और साधुओं को या उनके लिए भी सुख सुविधाएं जुटाना, ये सब जो कार्य करवाई वही क्या है? अशोक का धम है। इसके अलावा अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको बताना है ब्राह्मी लिपि में। कौन से अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो आपको बताना है शाहबाज, गढ़ी और मानसेरा के अभिलेख कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। और अशोक के अभिलेखों को प्रथम बार पढ़ने का प्रयास किसने किया? जेम्स पियर्सन ने। और इसके अलावा अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवनापिय। और अशोक की जो देवनापिय उपाधि थी उसको समकालीन शासक कौन से थे जिसने वो ही उपाधि धारण की? तो आपको बताना है श्रीलंका का शासक तिसे। तो ये था इन तीनों राजाओं का शासन।